नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के बारे में। ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, हाँ, पेट। ये ग्रुप सी की जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए एक तरह का पहला पड़ाव है। क्वालिफाइंग स्टेज कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। और इस बार ये पड़ाव पार करने के लिए 6 और 7 सितंबर को मतलब करीब करीब 25 लाख लोग जुटे हैं। 25 लाख, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इसके आयोजन को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, खासकर स्टेशनों की, वो तो खैर। हाँ, उसी पर हम आज थोड़ा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो मेनली यूपी तक यूट्यूब चैनल के वीडियोज से है। कानपुर प्रयागराज स्टेशनों के हालात। और मेरठ से भी, जहाँ पहली शिफ्ट के बाद स्टूडेंट्स से बात की गई। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें चुनौतियां क्या हैं, स्टूडेंट्स को क्या झेलना पड़ा, खासकर सफर में, और फिर एग्जाम हॉल में कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। उनकी चिंताएं क्या है? वे बातें मतलब सिर्फ घटना नहीं, उसके पीछे की जो परतें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं उन तस्वीरों से जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल, क्या मंजर था वो। प्लेटफॉर्म 4 और 5 मतलब खचाखच भरे हुए। हाँ, वो वीडियो देखा मैंने। सच में जैसा रिपोर्ट में कहा गया, पैर रखने की जगह नहीं दिख रही थी। और ट्रेन आने से पहले लोग ट्रैक पर उतर गए थे दोनों तरफ। ये कितना खतरनाक है। बहुत ज्यादा। और जब ट्रेन आई तो वो दरवाजों पर लटकना, खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश, ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये एक तरह की हताशा और मजबूरी भी दिखाता है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये हर साल की कहानी सी लगती है। अपेक्षित भीड़ कह सकते हैं इसको। हाँ, ये दुखद है कि ये अपेक्षित बन गया है। प्रयागराज स्टेशन पर भी हाल कुछ अलग नहीं था। प्लेटफॉर्म 7 पर झांसी वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस का इंतजार, हजारों लोग। और उनके चेहरों पर वो शख्स साफ दिख रहा था कि भाई चढ़ भी पाएंगे या नहीं। यही तो। और इस धक्का मुक्की का असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं। कानपुर वाले वीडियो में एक महिला का जिक्र था, फरजाना अंसारी। हाँ, वो अपने बच्चों के साथ थी। कानपुर से कल्याण जाना था। 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराया था उन्होंने। और तो और 2500 रुपए की तत्काल टिकट भी ली थी। लेकिन उनका कहना है कि वो भीड़ की वजह से ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकी। सोचिए, कंफर्म टिकट, तत्काल का पैसा, सब बेकार। और वो कह रही थी कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। बहुत गंभीर। और फिर उन स्टूडेंट्स का सोचिए जिनके पास शायद कंफर्म टिकट भी ना हो। कईयों ने तो कहा भी, सीट छोड़िए, गर्दी इतनी है कि चढ़ने को नहीं मिल रहा है। एक लड़के ने कहा एक पैर पे खड़े होके गए थे। वही सेम सीन आज फिर दिख रहा है। हाँ, और किसी ने बताया कि एसी कोच के गेट तक लोग भरे हुए हैं। एक ने तो सीधे कहा है, ये मान लीजिए अपनी जान खतरे में डाल के निकल रहे हैं स्टूडेंट। और कई तो ऐसे भी थे जो स्टेशन तो पहुंच गए हैं पर ट्रेन में घुस ही नहीं पाए। ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये तो सरासर सुरक्षा का मसला है। बिल्कुल। इस भीड़ की, इस अफरा तफरी की एक बड़ी वजह जो बार बार सामने आ रही थी, वो थी एग्जाम सेंटर्स का बहुत दूर होना। हाँ, ये शिकायत तो लगभग हर किसी की थी। कह रहे थे कि सेंटर 400-500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर। हाँ, जैसे प्रयागराज वाले को झांसी भेज दिया, फतेहपुर वाले को मथुरा। एक स्टूडेंट थे फतेहपुर के खागा तहसील से, उनको मथुरा जाना था करीब 450 किलोमीटर। अरे बाप रे, इतनी लंबी यात्रा करके थक हार के कोई एग्जाम कैसे देगा। वही तो। उनका कहना था कि इतनी थकान के बाद अपना बेस्ट दे पाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। और इस पर वो तर्क भी दे रहे थे। जैसे प्रयागराज में एक छात्रा ने सवाल उठाया कि भाई जब चुनाव हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, हाँ, तो परीक्षा केंद्र कम से कम मंडल के आसपास, मतलब 200-250 किलोमीटर के दायरे में क्यों नहीं, 500 किलोमीटर दूर भेजने का क्या लॉजिक है। क्या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत है या कोई और वजह है, समझ से परे है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबी दूरी का मतलब सिर्फ थकान नहीं, इसमें पैसा भी लगता है, टाइम जाता है, और एग्जाम से ठीक पहले दिमागी प्रेशर अलग। हाँ, और जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये अफसर की समानता पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। सेंटर देते वक्त क्या इन चीजों पर सोचा जाता है, पता नहीं। खैर, इन्हीं मुश्किलों के बीच फिर वो मांग उठी कि कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। गुस्सा था लोगों में। स्वाभाविक है। प्रयागराज वाले वीडियो में साफ कह रहे थे लोग कि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए थीं या बसें। उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती का उदाहरण दिया, जब बसें फ्री थीं। हाँ, वो कह रहे थे कि इस बार पीईटी के लिए बसें तो चलाईं, लेकिन फ्री नहीं थी। और उनका मानना था कि अगर बसें फ्री होती तो शायद काफी लोग बस से चले जाते और ट्रेनों पर ये जो जानलेवा बोझ था वो कुछ कम हो जाता। प्रयागराज में एक छात्र बता रहा था कि झांसी के लिए मेनली एक ही ट्रेन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, और हजारों लोग उसी के भरोसे। हाँ, अगर फ्री बसें होती तो शायद ऑप्शन बन जाता।
ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा फैसला जमीन पर कितना बड़ा असर डाल सकता था। हालांकि अधिकारियों का भी पक्ष जानना जरूरी है। कानपुर में जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने माना कि हाँ भाई, भीड़ तो रहेगी अगले 3 दिन। पर उन्होंने ये भी दावा किया कि व्यवस्थाएं की गई हैं, रूटीन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए हैं, जरूरत पड़ी तो स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे, रेलवे से बात हो रही है, ऐसा उनका कहना था। सुरक्षा के लिए भी उन्होंने बताया कि आरपीएफ, जीआरपी, पीएससी, दूसरे जिलों से पुलिस बल सब लगाया गया है। लेकिन वो फरजाना अंसारी वाले मामले पर उनका बयान थोड़ा अलग था। उनका कहना था कि उन्हें दूसरे ट्रेन में शिफ्ट कराने की कोशिश की गई थी, पर उन्होंने शायद खुद ही यात्रा कैंसिल कर दी। ये आधिकारिक बयान है। मौके पर जो रिपोर्टर थे या खुद फरजाना जी, उनकी बात थोड़ी अलग लग रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि आधिकारिक दावे और जमीनी हकीकत में फर्क होता है। हाँ, वो तो है, पर यह मानना पड़ेगा कि स्टेशंस पर फोर्स तैनात थी। वो लोग भीड़ को संभालने की, धक्का मुक्की रोकने की कोशिश कर रहे थे, जैसा प्रयागराज वाले वीडियो में भी दिखा। पर सवाल वही है कि क्या ये इंतजाम काफी थे? जब 25 लाख लोग मूव कर रहे हों तो क्या कुछ एक्स्ट्रा कोच या कुछ 100 जवान काफी हैं? ये बड़ा सवाल है। सही बात है। चलिए अब इन मुश्किल यात्राओं से आगे बढ़ते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर चलते हैं। मेरठ में पहली पाली के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर निकले तो क्या कह रहे थे? पेपर कैसा था? यहाँ तस्वीर थोड़ी बदली हुई थी। ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शंस थे। हाँ, अधिकतर स्टूडेंट्स का यही कहना था कि पेपर मुश्किल नहीं था, या तो मॉडरेट था या आसान, मतलब मैनेजेबल था। अच्छा, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। मतलब इतनी मुश्किल से पहुंचने के बाद कम से कम पेपर ने ज्यादा परेशान नहीं किया। हाँ, कई ने तो कहा कि टाइम पर हो गया, कुछ का तो 5 मिनट पहले खत्म हो गया था। बढ़िया। कोई खास सेक्शन जो मुश्किल लगा हो? हाँ, कुछ लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई के सवालों का जिक्र किया। कहा कि उसमें 2-3 सवाल थोड़े कैलकुलेटिव थे, टाइम ले रहे थे। ओके। लेकिन उसके अलावा हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग ये सब नॉर्मल लगे, जैसी उम्मीद थी वैसा ही। तो मतलब ज्यादातर लोग संतुष्ट थे अपनी तैयारी के हिसाब से पेपर आने पर? हाँ, काफी हद तक कई तो खुश थे कि जैसी तैयारी की थी पेपर वैसा ही आया। कुछ ने तो ये भी कहा कि शायद पिछली पीटी परीक्षाओं से ये थोड़ा आसानी था। ये दिलचस्प है। एक तरफ इतनी मुश्किल यात्रा और दूसरी तरफ एक तुलनात्मक रूप से आसान पेपर। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट सोचने पर मजबूर करता है। शायद इतनी कठिनाई झेलकर जो पहुंचे उनके लिए पेपर का आसान लगना एक राहत हो, लेकिन क्या बस यहीं पर उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई? शायद नहीं। और शायद सबसे गहरी चिंता सामने आई, जिसका जिक्र मेरठ वाले वीडियो में कई स्टूडेंट्स ने किया। क्या थी वो चिंता? उनका कहना था कि भाई पीटी परीक्षा देना, पास करना ये सब ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या? नौकरियां कहाँ हैं? भर्ती प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? ओहो, ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एक छात्र ने तो साफ कहा, पेपर तो करा लेते हैं ये लोग, वैकेंसी का पता नहीं चलता। दूसरे ने कहा कि रिजल्ट आने में ही 1.5 साल लग जाते हैं। 1.5 साल? मतलब इतनी बड़ी प्रक्रिया, लाखों लोग इतनी मुश्किल से परीक्षा दें और फिर नतीजा या आगे की राह ही साफ ना हो। यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। आंसर की आने में देरी, सब कुछ। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री जी से अपील की कि परीक्षा तो हो गई, अब जल्दी से जल्दी भर्तियां निकालिए, नौकरियां दीजिए। एक छात्र की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी जब उसने कहा, ये पेपर तो होता रहता है, लेकिन वैकेंसी भी तो निकालिए। इसका मतलब साफ है कि पीईटी पास करना मंजिल नहीं है, ये बस रास्ते का एक पड़ाव है। और अगर आगे का रास्ता ही बंद दिखे या बहुत ज्यादा लंबा हो, तो ये पड़ाव पार करने की मेहनत भी कहीं न कहीं व्यर्थ लगने लगती है। सही बात है। ये भावना शायद उन सभी में होगी जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। परीक्षा का सफल आयोजन जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता और पारदर्शिता। अगर हर साल लाखों युवा ये परीक्षा देंगे और नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो ये पूरी एक्सरसाइज अपना मतलब खो देगी। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। एक तरफ ये यूपीएसएससी पेट परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं का वो भयानक सफर, अकल्पनीय भीड़, अव्यवस्था, रोकहिम, और इसके पीछे के कारण बहुत दूर सेंटर मिलना और शायद ट्रांसपोर्ट की सही व्यवस्था ना होना। और दूसरी तरफ एग्जाम हॉल के अंदर का अनुभव, जो ज्यादातर के लिए ठीक रहा, पेपर मैनेजेबल था। हाँ, लेकिन इस संतुष्टि के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है भविष्य की चिंता कि परीक्षा पास करके भी नौकरी कब और कैसे मिलेगी, ये अनिश्चितता। ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि इतनी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन सिर्फ पेपर बनाना और सेंटर बांटना नहीं है। इसमें लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और सबसे जरूरी इसका जो अंतिम लक्ष्य है, रोजगार,
उस तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हमने देखे, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये जो लॉजिस्टिक्स की चुनौती है जो हर साल दिखती है, क्या इसका कोई स्थायी हल नहीं है? क्या बस कुछ एक्स्ट्रा कोच लगा देना या स्पेशल ट्रेन का वादा कर देना काफी है? या फिर हमें परीक्षा कराने के पूरे मॉडल पर ही फिर से सोचने की जरूरत है? तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, सेंटर अलॉटमेंट में मानवीय पहलू को ज्यादा वजन दिया जा सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर असली जड़ कहीं और है, नौकरियों की कमी और बवेबर की इतनी बड़ी संख्या जो किसी भी सिस्टम पर भारी पड़ सकती है। ये वो सवाल हैं जिन पर शायद पॉलिसी मेकर्स को और हम सबको भी और गहराई से सोचने की जरूरत है, ताकि परीक्षा देने का अधिकार सिर्फ किताबी न रहे, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक भी हो।